हेलो एवरीवन, बेटा दोबारा मिल रहे हैं हम लोग वरदान सीरीज के सेकंड लेक्चर में। और आज हम उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने लास्ट में छोड़ा था। ठीक है। और उस चैप्टर में क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी मुश्किलें होती हैं बच्चों को, तो हमें उस चैप्टर को जानना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली अपने नोट्स में लिख रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और साथ में वो क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्योंकि ये सीरीज का फायदा तभी होता है बेटा, ये तो वरदान हम हैं जो दे रहे हैं आपको, और आप कैसे ले सकते हैं अपने एफर्ट के थ्रू, क्योंकि बिना एफर्ट करे नहीं होगा। आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है और वो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे। तो फिर से वो कॉपी निकाल लो जिसका नाम आपने वरदान लिखा था, और उसमें बायो वाले पार्ट में जरा स्टार्ट करो लिखना, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया था बेटा लास्ट क्लास में? मैंने यह बताया था आपको कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा जो है उसमें आर्की बैक्टीरिया से बड़े क्वेश्चन आते हैं, सेल वॉल का क्वेश्चन आ जाता है, और मेरे पास पिगमेंट को लेके, फ्लैजिला को लेके काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एक बार फिर से उस सीरीज को उठा लेते हैं, मोनेरा वाली को, वहां से हमने जो छोड़ा था। एक बार जरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट पे आ जाते हैं कि यार ये कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन का आता था, हमने आपको बताया भी था जो क्वेश्चन आएगा जनरल क्लासिफिकेशन का, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वो 5 बेसिस पेज नंबर शायद 17 पे गिवन है, वहां से आप याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो 5 बेसिस याद करने हैं। उसके अलावा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की पेज नंबर 16 पे शायद एनसीईआरटी में गिवन है, ड्रॉबैक याद करने हैं। तीसरा क्वेश्चन इस वाले पार्ट से क्या आ सकता है, मैं लिख भी देता हूं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस आ सकते हैं, वो मैंने कहा था आपको। और इसके अलावा मैंने क्या बोला था, 2 किंगडम के ड्रॉबैक, है ना, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप बेटा टेबल जो दे रखी है उसमें से क्या याद करोगे, न्यूट्रिशन वाला पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। उसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो प्रोटिस्टा में है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है नीट में, है ना। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जनरल क्लासिफिकेशन से बन जाते हैं। दूसरा, हमने मोनरा को डिस्कस कर लिया था। तो चलो इस सीरीज में प्रोटिस्टा को लेते हैं और आज जानते हैं कि क्या है यार प्रोटिस्टा, स्पेशल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या लाइंस ड्रॉ करनी है। और आज मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दे दूंगा प्रोटिस्टा की, भाई ये चीज है जो आपको याद रखनी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो देख लेते हैं बेटा फटाफट से। चलिए, तो हम जब प्रोटिस्टा की बात करते हैं या कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो मेरे पास ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मैं उस टॉपिक को एनालिसिस करूं कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं प्रोटिस्टा को एनालाइज करता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि पहले 3 ग्रुप प्रोटिस्टा के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 3 ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको डायटम मिलेगा, आपको डाइनोफ्लैजिलेट मिलेगा और आपको क्या मिलेगा बेटा, यूग्लिनॉइड्स मिलेगा। यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हमारा एनालिसिस है, ऑल्दो सारा पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर हम ये मानते हैं कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको कुछ क्वेश्चन जनरल फीचर के मिलेंगे, मतलब आपको जनरल फीचर प्रोटिस्टा का क्या होता है और वो किस तरीके से मोनेरा से डिफर करता है, वहां के भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर आप क्या देखते हो बेटा, फिर आप ये देखते हो कि आपको प्रोटोजोआ से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं फ्लैजिला को लेकर। तो ये वो पार्ट्स है जो हमने एनालिसिस करी, हमने ऐसा सोचा और आपको अपनी एनालिसिस बताई। अब हम याद करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज कॉन्सेप्ट्स की, है ना। कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने और आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको सिंपल लेकर जाऊं प्रोटिस्टा में, तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगा प्रोटिस्टा में, तो जरा समझना ध्यान से। सबसे पहले प्रोटिस्टा के वो 4-5 मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, प्रोटिस्टा एक्वेटिक होता है, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या आएगा बेटा, दूसरा क्या आएगा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर में यूकैरियोट है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी मैंने यहां यूकैरियोट लिखा, तो यहां से आप क्या मतलब निकालोगे, यहां से आप मीनिंग ये निकालोगे कि प्रोटिस्टा में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इस तरह का एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मेरे पास होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब मेरे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा।
तो ये एक जनरल फीचर वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से, है ना। आपको क्या करेगा, सारे एग्जांपल बैक्टीरिया के दे देगा, उसमें से पूछेगा किसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, तो आपने उसमें प्रोटिस्टा खोजना है या कोई और यूकैरियोटिक सेल खोजना है, ठीक है। ऐसा एक जनरल क्वेश्चन आएगा। दूसरा बेटा, इसमें मेरे पास फर्स्ट टाइम मेरे पास ट्रू रिप्रोडक्शन होगी। ट्रू रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट वगैरह बनेगा, है ना। अगर आप याद करो, बैक्टीरिया में प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थी, तो यहां गैमेट्स बना लो, यहां जाइगोट बना लो, है ना। ये एक जनरल फीचर है। दूसरा, एनसीईआरटी ने कहा है यार कि जो प्रोटिस्टा है ना, वो लिंक है किसके बीच में, मोनेरा मोनेरा का लिंक है मेरे पास प्रोटिस्टा से, और उस प्रोटिस्टा का लिंक है बेटा हमारे पास अदर 3 किंगडम से। ये चीज एनसीईआरटी ने बोला है, अदर 3 किंगडम से मेरे पास लिंक है ना, अदर 3 किंगडम से मेरे पास लिंक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता दिए प्रोटिस्टा को लेकर। दिस इज जन, देखो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा। अब जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, तो यहां पर क्या हो सकता है, एक वो नॉस्टॉक दे देगा, ठीक है। हो सकता है कोई एनिमल सेल दे दे, मतलब प्रोटोजोआ ही दे दे, अमीबा दे दे। तीसरा वो क्या दे देगा बेटा, यूग्लिनॉइड्स दे देगा। तो मैंने आपको कहा था पहले 3 ग्रुप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और फोर्थ वो हो सकता है आपको कोई और बैक्टीरिया दे दे, मान लो ई कोलाई दे दे। तो जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, तो उसमें आपने क्या खोजना है, पहले तो देखो क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, तो आपके पास यहां पर यूकैरियोटिक कौन कौन है, नॉस्टॉक तो नहीं है, ना ई कोलाई है, ये दोनों यूकैरियोटिक है। पर ये प्रोटोजोआ है, तो आप इसको नहीं लोगे, है ना, प्रोटोजोआ है इसलिए इसको नहीं लोगे, आप फिर मार्क करोगे यूग्लिनॉइड्स। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसी बातें हैं कही और कुछ अनकही। तो अनकही बातों का मतलब यह होता है, इस तरह का एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है प्रोटिस्टा से। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये बात समझ आ गई कि मैं जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर आ जाए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, तो आप इसको लेकर चलेंगे। ठीक हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे का एक डिस्कशन थोड़ा सा और ले जाते हैं बेटा। प्रोटिस्टा में हमारे पास 5 ग्रुप हैं, है ना। प्रोटिस्टा में हमारे पास 5 ग्रुप हैं। कौन से 5 ग्रुप हैं भाई, जरा देख लेते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे पास बेटा 5 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है क्या चीज, क्राइसोफाइट्स, जिनमें आप डाइएटम्स पढ़ते हैं। पहला ग्रुप मेरे पास क्राइसोफाइट्स है, जिनमें आप डाइएटम्स पढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप मेरे पास डाइनोफ्लैजिलेट है बेटा, ठीक है। और तीसरा ग्रुप आप ध्यान रखें यूग्लिनॉइड्स है। अब ये तीनों ग्रुप मेरे पास फोटोसिंथेटिक हैं। ये तीनों के तीनों ग्रुप मेरे पास फोटोसिंथेटिक है। मैं देखो हमने कहा कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, तो अगर मैं कहता हूं कि ये तीनों के तीनों ग्रुप फोटोसिंथेटिक हैं, तो इसका मतलब आपने क्या बात ध्यान रखनी है, इन तीनों के तीनों में मेरे पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। पहली बात, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। दूसरा, फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल ए भी होगा। क्लोरोफिल ए होने का मतलब ये पानी को तोड़ेंगे, पानी को ब्रेक करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने यहां पर ये सीखा यहां पर कि जो क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल ए होगा, पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन ऑक्सीजन को लेके इनसे आ सकता है। बाकी के 2 ग्रुप जो हैं वो पूरी तरीके से हेट्रोट्रॉफिक हैं। उसमें एक स्लाइम माउल्ड है, एक स्लाइम माउल्ड है, और एक मेरे पास क्या है बेटा, प्रोटोजोआ। तो ये 5 ग्रुप हैं जिनके बारे में आपको डिटेल याद रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं बेसिकली पहले 3 ग्रुप को आपस में रिलेट करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा, देखो क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, जिसको आप, जिसके 2 टाइप्स हैं, डेस्मिड्स और डाइएटम, है ना। उनको हम देखेंगे। क्राइसोफाइट्स हमारे पास है, क्राइसोफाइट्स जिसके 2 एग्जाम्पल हैं, डेस्मिड्स और डाइएटम, है ना। डेस्मिड्स हैं हमारे पास और डाइएटम्स हैं। क्लियर, 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, डेस्मिड्स और डाइएटम। एक बार देख लेते हैं बेटा क्राइसोफाइट क्या है हमारे पास, ठीक है। क्लियर, फटाफट से देख लेते हैं, है ना। क्राइसोफाइट्स है। दूसरा हमने क्या लिखा बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट। एक ये ग्रुप है,
ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास क्या है डायनोफ्लैजिलेट के बाद, एक हमारे पास क्या है डायनोफ्लैजिलेट के बाद यूग्लिनॉइड, एक हमारे पास क्या है यूग्लिनॉइड है, यूग्लिनॉइड। ये मेरे पास तीन ग्रुप हैं जो फोटोसिंथेटिक है ना, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट से। यूग्लिनॉइड है, डायनोफ्लैजिलेट है और हमारे पास क्राइसोफाइट्स है। देखो क्राइसोफाइट्स में मेरे पास दो ग्रुप आते हैं, एक डेस्मिड्स आता है, और हमें डेस्मिड्स की डिटेल नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है डाई एटम के बारे में। अब जरा इनकी क्या क्या डिटेल याद करनी होती है, कैसे दिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो अभी तक बेटा हैबिटाट का क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, अभी तक नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि इनके हैबिटाट कंपेयर करवा रखे हो, पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो क्लियरली आपको बताएगी कि हैबिटाट कैसे कंपेयर किया हुआ है। इस वाले को लिखा हुआ है कि ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में मिलता है, ये फ्रेश वाटर प्लस मेरीन दोनों में मिलता है ना। आप एनसीईआरटी चेक करोगे मिलेगा आपको। ये मेरे पास स्पेसिफिकली किस में मिलता है, मेरीन में, और ये मेरे पास किस में मिलता है, फ्रेश वाटर में। अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मेरीन को लेके, अगर आप एनिमल किंगडम में जाओगे तो मेरीन के एग्जांपल एक्सक्लूसिवली मेरीन में टीनोफोरा भी आता है, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मेरीन के हैं सिर्फ, वो आप ले सकते हो। तो मेरीन के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपके पास। दूसरा बेटा इनकी सेल वॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सेल वॉल में सिलिका है ना, सिलिका है इसकी सेल वॉल में। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, इसमें हमारे पास क्या होती हैं बेटा, सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, जो बहुत आपको समझना है कि सेलुलोज की एक प्लेट टाइप से होती है इसकी सेल वॉल में, और यहां सेल वॉल एब्सेंट है, उसकी जगह इसमें एक लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। तो आप एक चीज देखोगे कि क्राइसोफाइट्स जो है उसमें जो सेल वॉल है वो ऐसे ओवरलैपिंग शेल की जैसी है, ओवरलैपिंग शेल, ओवरलैपिंग क्या है, शेल ऐसी है जैसे हम कहते हैं सोप केस, और वो किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है, मतलब सेलुलोज के साथ सिलिका है, ये याद रखना है। अब इसके बाद बेटा इसमें याद ये रखना है कि फ्लैजिला तो नहीं है, फ्लैजिला नहीं है और पैसिव मूव करता है, फ्लैजिला एब्सेंट है। और जब ये पैसिव मूव करता है, पैसिव मूव करने की वजह से इसको हम प्लैंकटन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम प्लैंकटन बोल देते हैं। तो आपके सामने है कि हम किस तरीके से इसे बताना चाह रहे हैं। हमने कहा है कि सेल वॉल इसकी सिलिका की है, ओवरलैपिंग मतलब सोप केस जैसा है, फ्लैजिला नहीं है, पैसिव है, मूव कर रहा है, प्लैंकटन कह रहे हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया है, प्लैंकटन का नाम दे दिया है। अब यहां पर सेलुलोज हमारे पास जो है, ध्यान सुनेंगे बेटा, यहां पर आपने कहा प्लैंकटन, प्लैंकटन क्या होता है, जो पानी के साथ फ्लोट करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे जिन पे क्वेश्चन आया था। 2000 नीट में 17 में क्वेश्चन आया था, दे आर चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरा इसको पॉलिशिंग के लिए यूज कर देते हैं। तीसरा इसको यूज करते हैं सिरप मेकिंग में, सिरप मेकिंग और फिल्टरेशन में। तो ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अगर चीफ प्रोड्यूसर आया तो इस साल मान लो हो सकता है ये बोल दे पॉलिशिंग में किस आपको यूज करते हैं, मतलब प्रोटिस्टा को, ये लिखोगे। डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला, ये ऐसा दिखता है बेटा, इस तरीके का दिखता है, दो फ्लैजिला, एक ऐसा एक ऐसा। दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। दूसरा इसमें बेटा कलर होते हैं अलग अलग। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल, लेकिन ग्रीन के अलावा अगर कोई और कलर है उसका रीजन आप हमेशा याद रखना कैरोटिनॉइड है, ठीक है। इन सब में क्लोरोफिल ए कॉमन है बेटा, क्योंकि क्लोरोफिल ए सब में होगा तभी ये ऑक्सीजन बनाएंगे, इन सब में क्लोरोफिल ए होता है। दूसरा आप याद रखोगे बेटा, ये क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करके ओशियन को रेड कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। दूसरा ये पॉइजन बनाते हैं, किसके लिए, फिश के लिए। तो यही पॉइंट्स हैं जो इसके आते हैं। अब इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं है, पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर है ना, पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर है। अच्छा, आप इसमें फ्लैजिला देखेंगे तो दो हैं अनइक्वल साइज के, दो फ्लैजिला अनइक्वल साइज के हैं। तो कंपैरिजन याद करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, इन तीनों का कंपैरिजन याद रखना। जैसे इसमें सिलिका की सेल वॉल, इसमें मेरे पास सेलुलोज की प्लेट, और इसमें मेरे पास क्या है, सेल वॉल है ही नहीं। फिर फ्लैजिला का डिफरेंस याद रखना और स्पेशल पॉइंट,
तो इसमें मैंने बोला पेलिकल है, सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है, उसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है। अब देखो, ये फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक है, और इसमें न्यूट्रिशन जो होता है बेटा मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि ये वैसे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर इनको क्या मिलता है, लाइट नहीं मिलती, तो ये प्रीडेटर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, प्रीडेटर। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। इनके पिगमेंट हाइयर प्लांट्स जैसे हैं। अगर मैं आपसे कहूं हाइयर प्लांट्स में कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो आपने ये याद रखना है कि क्लोरोफिल ए तो तीनों में है। क्लोरोफिल बी अगर आपसे पूछा जाए नेम वन प्रोटिस्टा जिसमें क्लोरोफिल बी है, क्वेश्चंस लिखो, देखो मैं कितने क्वेश्चंस बता रहा हूं। सबसे पहले आएगा, मान लो सेल वॉल सिलिका की किसमें, डायटम, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका आएगा कि किसमें हमारे पास अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं और रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, मल्टीप्लाई करता है, डायनोफ्लैजिलेट। किसको हम प्लैंक्टन कहते हैं, इसको कहते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा किसमें सेल वॉल एब्सेंट और फोटोसिंथेटिक है, ये आ सकता है। इसमें बोल सकते हैं कि बेटा हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन, ऐसा प्रोटिस्ट दो तरह का न्यूट्रिशन है, ये वाला हम मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे कहा जाए कि क्लोरोफिल ए किसमें, तीनों में, क्लोरोफिल बी किसमें, सिर्फ इसमें। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो, इन तीन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्वेश्चंस कहां से कम आए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस कहां से कम आए हैं, वो स्लाइम माउल्ट है। पर आपको क्या है बेटा, ध्यान रखना कि हो सकता है आज इस साल ऑड ईयर हो और स्लाइम माउल्ट से क्वेश्चन आ जाए। तो स्लाइम माउल्ट्स क्या है, बस इतनी चीजें ध्यान रखना जो आपको मतलब पता होनी चाहिए स्लाइम माउल्ट के बारे में, है ना। स्लाइम माउल्ट के बारे में आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो देखो बेटा, वो देखो मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है, वो देखो आपको स्लाइम माउल्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना क्या पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले स्लाइम माउल्ट मिलते कहां पर, डेड सब्सटेंस पे। तो ये तो डेड चीजों पे मिलते हैं, है ना, डेड सब्सटेंस में, मरी हुई लीफ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो डेड लीफ है, जैसे ये मान लो डेड लीफ है, इस डेड लीफ पर एक बड़ी सी चीज होती है जो ग्रो करती चली जाती है साइज में, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, यार प्लाज्मोडियम तो मॉस्किटो वाला है, नहीं, प्लाज्मोडियम एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज का नाम होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपसे कहता हूं कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्टेज होती है क्या, तो मैं यहां पर यह बोलूंगा यार स्टेज जो होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, जैसे प्लाज्मोडियम स्टेज जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी, समझ जाए इस बात को। वो प्लाज्मोडियम स्टेज का मतलब एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास किसको, मतलब इस स्लाइम माउल्ट को। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट, देखो इसमें आगे जाऊंगा तो होगा क्या, मैं आपको एक दो चीज बताता हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि स्लाइम माउल्ट को रिप्रेजेंट करने वाली स्टेज प्लाज्मोडियम है। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये वो स्टेज होती है लाइफ की जो अधिक समय तक होती है, जो अधिक समय तक होती है, मैक्सिमम टाइम तक होती है। दैट स्टेज इज नोन एज प्लाज्मोडियम। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये लीफ को खाता चला जाएगा, जैसे ये लीफ पर छोटा था और लीफ को पूरा कवर कर लेगा ना, ये बड़ा होता चला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आज आपसे एक सवाल पूछूं कि ये कौन सा डाइजेशन कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा, ये एंजाइम रिलीज कर रहा है, तो ये कौन सा डाइजेशन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, आपके अंदर कौन सा होता है, ह्यूमन में कौन सा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि हम एंजाइम को सेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करते हैं। क्लियर है, तो एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करते हो तो इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। तो यहां पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। अब देखो, अब हम ये कहते हैं कि यार देखो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होना इज अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही मेरे पास फूड फिनिश हुआ, जैसे ही मेरे पास फूड फिनिश हुआ, वैसे ही मैं कहूंगा अनफेवरेबल कंडीशन। फूड फिनिश होना अनफेवरेबल कंडीशन है। आप हमेशा याद रखना बेटा, छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है खाना खत्म होना, टेम्परेचर बदलना, पीएच बदलना। सही है, सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। खाना खत्म होना, टेम्परेचर बदलना, पीएच बदलना, ये छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए है। क्लियर है ये चीज, तो ये मैंने यहां पर क्लियर बता दिया आपको। तो ये देख रहे हो एक्स्ट्रा सेलुलर है, फूड फिनिश, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई।
अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, अब जरा ध्यान से देखेंगे, हम यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसने क्या बना दिया, इसने एक फ्रूट, देखो खाना खत्म हो चुका है तो इसने क्या करा बेटा, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज बना दी, ऐसे है ना, ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज बना दी। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के पास क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। तो ये फ्रूटिंग बॉडी, अगर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता है व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी। नॉर्मली क्या होता है, फंजाई एक एयर में स्ट्रक्चर बनाती है ताकि स्पोर बना सके, उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी इसमें हमारे पास क्या बनेगा, स्पोर। तो एनसीईआरटी ने बोला है पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, फिर उस पे स्पोर बनते हैं। अब यहां पर जो स्पोर बने बेटा, यहां पर ये जो स्पोर बने, ये स्पोर जो है एनसीईआरटी ने कहा है ट्रू सेल वॉल है। अब देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट, विच स्टेज इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज प्लाज्मोडियम। सेकंड, कब वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, आप कहोगे अनफेवरेबल कंडीशन में। थर्ड, किस स्टेज के पास ट्रू सेल वॉल है, यहां सेल वॉल नहीं है, इसके पास सेल वॉल नहीं है प्लाज्मोडियम स्टेज के पास। तो ट्रू सेल वॉल मेरे पास किसके पास है बेटा, स्पोर सेल के पास ट्रू सेल वॉल है ना, ट्रू सेल वॉल है। और एनसीईआरटी ने कहा ये डिस्पर्स होता है एयर करंट के साथ, डिस्पर्स बाई एयर करंट, है ना। तो एयर करंट के साथ ये डिस्पर्स होता है तो ये नई नई जगह जा सकता है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। इससे फिर दोबारा हम क्या करेंगे, एक स्टेज और आती है जिसमें ये गैमेट्स बनाते हैं, फिर दोबारा से जाइगोट बना के प्लाज्मोडियम बना सकते हैं। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना याद करना है, व्हाट इज प्लाज्मोडियम, हाउ वो कब कन्वर्ट होता है फ्रूटिंग बॉडी में, कब वो क्या बनाता है, क्या बनाएगा बेटा, कब वो बनाएगा हमारे पास स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में। और जो स्पोर होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, काफी समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, और स्पोर हवा से उड़ के जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स बाय एयर करंट। ये आपके सामने हो गया, ठीक है, ये चीज समझ आ गई बेटा। इस तरीके से चीजों को याद करोगे, अपनी कॉपी में नोट करते चले जाओ, क्योंकि बहुत कम समय में आप चीजों को समझ रहे हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि कितना आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। आपने कहीं किसी पैकेज में पढ़ा सेलुलर ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड नहीं करना, आपने पढ़ा कोई एग्जांपल, एक कई चीजें पढ़ाई जाती है इसमें कि एटीपी और उसकी मदद से, वो सब नहीं करना आपने। मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं क्या नहीं करना, ठीक है, ये तो सब बता रहे हैं क्या करना, मैं ये भी बता रहा हूं क्या नहीं करना, है ना। एक ग्रुप है मेरे पास प्रोटोजोआ, जो लास्ट ग्रुप है इसका। तो प्रोटोजोआ क्या है बेटा, आप समझना इस बात को। प्रोटोजोआ क्या है मेरे पास, प्रोटोजोआ जो है उसमें मेरे पास हम क्या करते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है। देखो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, प्रोटोजोआ की सिमिलरिटी है एनिमल से, सिमिलरिटी विद एनिमल, एनिमल से क्या सिमिलरिटी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में। तो पहली सिमिलरिटी आप क्या याद रखोगे, पहले क्वेश्चन के लिए याद रखोगे, एक तो सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है। दूसरा ये क्या होते हैं बेटा, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये दो सिमिलरिटीज हैं जो आप ध्यान रखो। प्रोटोजोआ एक तरीके से रिलेटिव है एनिमल्स के, है ना, प्रोटोजोआ रिलेटिव है। और ये मुझे किस में मिल जाते हैं बेटा, पानी में मिल जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिल जाते हैं, और ये एक्वेटिक भी होते हैं। ये मेरे पास क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास 4 टाइप के प्रोटोजोआ, एक अमीबॉइड है ना, अमीबॉइड। अमीबॉइड वो प्रोटोजोआ है जो बेसिकली जिसमें एक मूवमेंट होती है सूडोपोडिया बना के। आपकी एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है कि मैरीन फॉर्म में, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइन आ जाएगी एनसीईआरटी की, मैरीन फॉर्म में सिलिका है इसकी, इसकी मैरीन फॉर्म जो होती है उसमें सिलिका है। दूसरा आपको याद रखना है कि अमीबॉइड में जो अमीबा है वो फ्री लिविंग है, अमीबा फ्री लिविंग है। अब आप क्लास 12th की एनसीईआरटी में जाओगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, वहां पर एंट अमीबा लिखा हुआ है। तो एंट अमीबा मेरे पास क्या है बेटा, एंट अमीबा मेरे पास क्या है, पैरासिटिक है। तो ये चीज आपको करना है और उसकी डिजीज वहीं से याद कर लेना, अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबॉइड का मतलब स्यूडोपोडिया होता है। दूसरा मेरे पास बेटा कुछ सीलिएटेड होते हैं, मेरे पास क्या होते हैं, कुछ सीलिएटेड होते हैं। सीलिएटेड में मेरे पास क्या है, पैरामीशियम। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पैरामीशियम जो है उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से याद करना है कि उसमें ये सीलिया है। अब आज एक नई बात सीखो, आप देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहीं से भी खा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहां से उसको फूड एंटर कर रहा है, वो डिपेंड करता है सेल वाइज। अमीबा में फूड बाहर से कहीं से भी एंटर कर सकता है, पर पैरामीशियम में एक माउथ होता है जिसे हम गुलेट कहते हैं, और उस माउथ पर फूड किसकी मदद से जाता है, सीलिया की मदद से।
सीलिया की हेल्प से उसमें फूड जा रहा है हमारे पास, है ना। सीलिया की मदद से क्या जा रहा है, फूड जा रहा है। तो ये जो फूड सीलिया की मदद से गया वो सीधे किसमें चला गया, उसके माउथ में। तो आप याद रखें गुलेट वाली बात, गुलेट किसमें है मेरे पास, सीलिएटेड में। फिर मेरे पास बेटा फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड में जो एग्जाम्पल दे रखा है जिनके पास फ्लैजिला होता है वो है, इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइपनोसोमा, है ना, ट्राइपनोसोमा वो दे रखा है ना, ट्राइपनोसोमा इसका एग्जाम्पल दे रखा है। क्लियर है ना, सही है। एक मिनट रुकेंगे बेटा, एक मिनट रुकेंगे। इसका एग्जाम्पल दे रखा है लिशमानिया, ठीक है, क्लियर है ना। और उसके बाद मेरे पास होते हैं स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस वो होते हैं जिनमें स्पोर स्टेज होती है बेटा। क्या होती है हमारे पास, स्पोर स्टेज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास समझना कि हमारे पास स्पोर स्टेज होती है किसमें, स्पोरोजोवंस में। क्लियर, स्पोरोजोवंस में हमारे पास बेटा स्पोर स्टेज होगी, है ना, स्पोर स्टेज होगी, ये हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मतलब बात समझ में आएगी। क्लियर, तो स्पोर स्टेज हमारे पास होती है इसमें, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज समझे ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, स्पोर स्टेज होती है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो, अमीबॉइड है, सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटा है, स्पोरोजोवंस है। स्पोरोजोवंस में हमारे पास स्पोर स्टेज होती है। क्लियर, क्लियर, एक सेकेंड दे बेटा बस। ठीक है, तो हमारे पास बेटा स्पोर स्टेज होगी इसमें। क्लियर, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने क्या करना है, आपने इनके क्या याद करने हैं, इनके मोटाइल स्ट्रक्चर्स याद करने, किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, आपने मोटाइल स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। जैसे आपने अमीबॉइड का याद करना है, सूडोपोडिया, सीलिएटेड वाला याद करना है, फ्लैजिलेटेड वाला याद करना है, स्पोरोजोवंस याद करने हैं। स्पोरोजोवंस में हमारे पास क्या होती है, स्पोर स्टेज होती है। स्पोर स्टेज का मतलब प्लाज्मोडियम एक स्पोर स्टेज बनाता है। अब यहां से आप क्लास 12th की एनसीईआरटी चले जाओगे और वहां पर आप जाकर क्लास 12th की एनसीईआरटी में जाकर, ध्यान से सुनेंगे, क्लास 12th की एनसीईआरटी में जाकर आप क्या करोगे बेटा, वहां पर आप देखोगे कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में स्पोरोजोइड बन रहा है और उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा इनके लोकोमोटरी ऑर्गन पूछेंगे, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, आप क्लास 11th की एनसीईआरटी चेक करना, अमीबॉइड मूवमेंट के लिए माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये कहां लिखा है, आपके पास जो मूवमेंट और लोकोमोशन वाला चैप्टर है वहां पर लिखा हुआ है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बेटा, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अब यहां से हम आगे जा सकते हैं और इसके एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यार किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है। अब देखो 2018 में, 17 बोल रहा था, 2018 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है चीफ प्रोड्यूसर, है ना, चीफ प्रोड्यूसर। हमने किसको चीफ प्रोड्यूसर बोला था बताओ, अभी याद करो, डाइएटम्स को बोला था। ये रे डाइएटम्स आपके पास, ठीक है। तो देख लो उसने कहां फोकस किया है, देखो। अब ये क्या कह रहा है कि क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम माउल्ड, है ना, ये सब किस किंगडम में है। ये देखो एकदम इजी क्वेश्चन था 2016 में, प्रोटिस्टा का है, ये सारा सिंगल सेल के हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो सीलिएट्स जिनमें सीलिया है डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोवन इन यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्यूडोपोडिया करता है, ये नहीं होगा, ठीक है। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर, ये मैं देख सकता था। दूसरा बेटा असल में क्या होता है, हम लोग सीलिएट्स का जो एग्जाम्पल लिखते हैं वो बेसिकली क्या लिखते हैं, याद करो, सीलिएट्स का जो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं बेटा, सीलिया जो होता है पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, ये वाला हम इसको मार्क कर सकते हैं आंसर में, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। एक जरा आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, ध्यान से देखें। ये हो गया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेट, देख रहे हो फ्लैजिलेट। बेटा एक चीज यहां पर हमने शायद सही नहीं लिखा है, हाँ ये रहा, देखिए हमने क्या किया है, ये फ्लैजिलेट वाले में हमें यहाँ पे लिशमानिया चाहिए बेटा, लिशमानिया नहीं, ट्राइपनोसोमा आएगा हमारे पास, क्या आएगा, ट्राइपनोसोमा, है ना। वो लिखने में हमने शायद मिस्टेक किया, लिखने में ट्राइपनोसोमा आएगा, आप एनसीईआरटी चेक करेंगे ट्राइपनोसोमा लिखा हुआ है।
तो यही चीज आपके पास इस क्वेश्चन में है, आप ध्यान से देखें, है ना, ध्यान से देखें, यही चीज क्वेश्चन में हमारे पास ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, ठीक है, ये एनसीईआरटी ने भी लिखा है, उसे हम क्या लिख रहे हैं, ट्राइपनोसोमा, है ना, ट्राइपनोसोमा। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास ये देखो बेटा, अब इसमें क्या रहा, टू थिन वॉल है, ठीक है, जो ओवरलैपिंग शेल जैसी हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हो रही है। ये किसका फीचर है? डायएटम का फीचर है। और डायएटम किस में मिलता है मुझे? क्राइसोफाइट्स में। किस में मिल रहा है बेटा? क्राइसोफाइट्स में। तो ये आप देख सकते हो। उसके अलावा देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोमाइडोमोनास, देखो ये मैंने कहा था ना, ये जनरल क्वेश्चन आता है बार बार, किस में इंक्लूड किया हुआ है? प्रोटिस्टा में। ये मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था आपके साथ, है ना, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रॉन्ग स्टेटमेंट देखो, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, सही है ये तो। माइक्रोस्कोप फ्लोट पैसिवली, प्लैंकटन बोला था, सही है। द सेल वॉल ऑफ डाइटम आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, हमने कहा था भाई सिलिका की बनी है तो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डायटम, जब डायटम मर जाते हैं तो बॉटम पे इकट्ठा होते हैं, उसे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। तो जो रॉन्ग है बेटा ये तो सही है, तो आंसर मेरे पास सी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इनडिस्ट्रक्टिबल है ड्यू टू सिलिका, ठीक है, क्लियर। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो नीट में कैसे आएंगे, मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दी है। आपने क्या करना है बेटा, किस तरीके से पढ़ना है मैं बता रहा हूं आपको, एग्जैक्टली आप नोट्स बनाए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उन नोट्स को ही आप रिवाइज करो, लास्ट में एनसीईआरटी रीड करो, वो मेन पॉइंट्स याद रहेंगे, जिससे आपको वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी कितना पढ़ना है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़ना है और कितने से आपको वो सारी चीज कवर होगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो इस सीरीज में फिर से मिलेंगे बेटा हम एक लेक्चर में, जिसमें हम लोग फंजाई और वायरस की बात कर रहे होंगे, जहां पर हम देख पाएंगे एग्जैक्टली कि फंजाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पर आपको यह समझ आना चाहिए कि कौन से पार्ट के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से हम उसे मूव कर रहे हैं और क्या याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो पहले 3 ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए एनालिसिस है। और अगर मैं आपको कोई चेकलिस्ट बना के दूं, चेकलिस्ट इन द सेंस कि कोई ऐसी चेकलिस्ट बताऊं जिससे ये पता लगे कि आपको क्या क्या याद करना है, तो आपको चेकलिस्ट ये है कि आपको सेल वॉल याद करना है, पिगमेंट और फ्लैजिला के बारे में, स्पेशल फीचर जैसे डाइएटोमेशियस अर्थ, ये सब याद रखने हैं बेटा। डाइएटोमेशियस अर्थ क्या था, है ना, रेड टाइड क्या होता है ना, टॉक्सिन कौन बनाता है, ये सारी चीजें, क्लियर, ये सारी चीजें। स्लाइम मोल्ड के वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, ट्रू सेल वॉल, स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और वो अनफेवरेबल में बनाता है। प्रोटोजोआ की सिमिलरिटी एनिमल से बताया था, सेल वॉल नहीं होता, ये चीजें। और प्रोटोजोआ में कौन कौन से मोटिलिटी स्ट्रक्चर होते हैं, एंड मुझे एग्जाम्पल। तो ये वो चेकलिस्ट है जो आप एग्जाम के टाइम पर चेक करेंगे कि भाई मुझे इतना याद है कि नहीं, ताकि आप कोई गलती नहीं करें, क्लियर, एग्जाम में नीट के, ताकि आपको प्रॉपरली सारी चीजें आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर फंजाई और वायरस को कितना पढ़ना है, और फंजाई में क्या चीज बाहर से आती है। 2-3 छोटे टॉपिक हैं जो बाहर से पूछता है और पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और अपने नोट्स की कॉपी को बनाकर प्रॉपरली रिवाइज करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।